नमस्कार दोस्तों, आपका यस सर कौटिल्य एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन यस कौटिल्य एकेडमी मथुरा। गाइस, आप लॉकडाउन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है और परमपिता परमेश्वर से गुजारिश है कि वो आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गाइस, आज मैं आपको विलियन चैप्टर का अनुसंख्यक गुणधर्म टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। कल मैंने अनुसंख्यक गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ाया था। आज मैं आपको पराशरण दाब दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे पाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा? पाई से दर्शाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन के कण उच्च सांद्रता कण उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। यह क्रिया पराशरण क्रिया कहलाती है। कल वाले टॉपिक में मैंने पराशरण क्रिया को आपको कल भी समझाया था। किशमिश का फूलना, पानी में चने का फूलना, बादाम का फूलना, एक्चुअली क्या होता है, इनकी जो लेयर होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है बेटा। उस अर्धपारगम झिल्ली से होकर के तरल तनु जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया को कहते हैं परासरण क्रिया। ओके गाइस, परासरण जो क्रिया होती है वो विलयनों में होती है। एक होती है इन्हीं के समतुल्य विसरण। विसरण जो क्रिया होती है बेटा केवल गैसों में होती है। अंतर बता रहा हूं दोनों में। परासरण क्रिया विलयनों में होती है, विसरण की क्रिया गैसों में होती है। परासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। गाइस, समझ में आ गया? परासरण में तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गमन करता है। विसरण में जिस गैस का वेग ज्यादा होता है, यानी कि जिसका मास कम होता है, उसका वेग ज्यादा होगा, उसकी विसरण दर ज्यादा होगी। विसरण का नियम आपने पढ़ा होगा, ग्राहम का विसरण नियम। गैसों की विसरण दर उनके घनत्व या अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ गए ना? गैसों का मिलना विसरण कहलाता है, विलयनों का मिलना परासरण कहलाता है।
तो इस क्रिया को कहते हैं पराशरण क्रिया कहलाती है। पराशरण क्रिया को रोकने के लिए, पराशरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, लगाया गया बाह्य दाब पराशरण दाब कहलाता है। लगाया गया दाब क्या कहलाता है बेटा? पराशरण दाब कहलाता है। इसे पाई से दर्शाते हैं, इसे पाई से दर्शाते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका पराशरण दाब। ये अर्धपारगम झिल्ली है। इधर मान लो तनु विलयन रखा गया है, इधर मान लो सांद्र विलयन रखा गया है। तो तनु विलयन के अणु किधर जाएंगे? सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। तो यह क्रिया कहलाएगी पराशरण क्रिया। इन अणुओं को जो जाने से रोकता है दाब, तनु विलयन के अणुओं को सांद्र विलयन की ओर जाने से जो दाब रोकता है उसे कहते हैं पराशरण दाब। ओके गाइस, तो इसके जो रोकने के लिए अपोजिट जो प्रेशर होगा वो होगा पाई। लगाया गया बाह्य दाब कहलाता है पराशरण दाब। देखिए पराशरण दाब कैसे ज्ञात होता है? एक विधि है पराशरण दाब का निर्धारण। तो पराशरण दाब के उदाहरण मैंने आपको बताए थे, किशमिश का फूलना, चना का फूलना, बादाम का फूलना पानी में, ठीक है ना। पराशरण दाब का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक विधि है वर्कले हर्टले विधि। वर्कले हर्टले विधि द्वारा पराशरण दाब का निर्धारण। एक स्टील का पात्र होता है, एक स्टील का ये आयताकार पात्र है बेटा। इन विधियों को आपको कोई भी आपका टीचर नहीं बताएगा। इधर दोनों तरफ लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, इसे कहते हैं केस नलिका। दोनों तरफ केस नलिका क्यों कहते हैं? बहुत बारीक होती हैं इसलिए इनको केस नलिका कहते हैं। यहां इसमें दाब को ज्ञात करने के लिए ये लगी हुई है मैनोमीटर, कहते हैं इसको मैनोमीटर। हिंदी में कहते हैं दाब मापी। ये इसमें दाब मापी लगी हुई है। यहां ऊपर से दबाने के लिए, यहां से इसे प्रेशर लगाने के लिए ये इसमें लगा हुआ है पिस्टन। ये इसमें बेटा पिस्टन लगा हुआ है। इसे ऊपर नीचे यहां से प्रेस किया जा सकता है। ये ऐसे करके प्रेस करता है, दबाएंगे तो नीचे को आ जाएगा। पिस्टन लगा हुआ है और यहां लगी हुई है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की ये लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM। अर्धपारगम्य झिल्ली को
शॉर्ट में कहते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने अपने पहले वीडियो में भी इसे बताया है। इसमें क्या किया है गाइस, यहां ऊपर से क्या करते हैं, यहां से फनल कीप के द्वारा H2O डालते हैं, H2O डालते हैं। इसमें H2O डाल दिया और इस पात्र में भरा हुआ है, पूरे पात्र में भरा हुआ है विलयन भरा हुआ है पूरे पात्र में। ऊपर से H2O डाला और H2O हमने यहां तक भर दिया, यहां तक। इस तल का नाम मान लिया हमने A। H2O यहां से आया और यहां तक इसमें H2O भर दिया, H2O भर दिया। समझते जाना बेटा। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या होगा, क्योंकि H2O विलायक है, विलयन के अपेक्षा तनु है, तो ये जो H2 है इस अर्धपारगम झिल्ली से निकलकर विलयन में चला जाएगा। पूरे विलयन में H2O धीरे धीरे परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, जल इसमें जाकर के H2O धीरे धीरे इसमें मिल जाएगा, विलयन में भी H2O मिल जाएगा। ओके, ये सांद्र विलयन था और H2O तनु होता, आपको पता है। अब इसमें जब H2O पहले यहां था, जब हमने भरा था, जब इसमें चला गया तो H2O का तल घट करके लेवल ये घट गया, इसमें अवनमन हो जाएगा, घटता तल। H2 जब ये इसमें चला जाएगा तो H2O का तल नीचे को घट जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गई समझ में। यहां आकर के इस B पॉइंट पे आकर के ये जो परासरण की क्रिया है रुक जाती है, H2O स्थायी हो जाता है। भाई एक ना एक दिन ऐसा समय तो बेटा आएगा कि विलयन की और H2O की दोनों की जो सांद्रता है वो लगभग सेम हो जाएगी, है ना। पानी मिलेगा तो उसे लगभग बराबर कर लेगा। तो क्या होगा बेटा कि वो H2O वहां जब आके B लेवल पर रुक जाएगा, यानी कि परासरण की क्रिया पूर्ण हो गई, दोनों साम्यावस्था में आ गए। अब क्या करेंगे, यहां से पिस्टन को धीरे धीरे प्रेस करेंगे, पिस्टन को दबाएंगे। जब पिस्टन को दबाएंगे, धीरे धीरे प्रेस करना है, स्लोली स्लोली। अब क्या होगा, जब प्रेशर इस पे हम लगाएंगे तो ये जो क्रिया पहले इधर से इधर हुई थी, अब ये क्रिया जब बाह्य बल लगाएंगे तो ये क्रिया पुनः उल्टी होने लगेगी। विलयन में से जल की तरफ उल्टी क्रिया होने लगेगी। जब हम प्रेशर दबाएंगे तो विलयन के अणु अब इधर जाने लगेंगे। तो ये वाला जो तल जहां B पे आ गया था, पुनः इसमें वृद्धि हो जाएगी। ऊपर से जब बल लगाएंगे तो B से A तक, इस B से A तक पहुंचाने के लिए यहां से कितना प्रेशर हमने लगाया उसका मापन इस मैनोमीटर में हो जाएगा। हमने कितना बाह्य बल लगाया है B तल से A तल तक पहुंचाने के लिए। समझ में आ गई बात नहीं आई? जितना प्रेशर हमने लगाया है मैनोमीटर बता देगा, और वही बाह्य दाब जो हमने पिस्टन के द्वारा लगाया है, जो मैनोमीटर ने हमें बताया है, वही बाह्य दाब पराशरण दाब है। चित्र आप समझ लें तो बात समझ में आ गई। पहले हमने जल डाला, विलयन पहले से भरा हुआ था, परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जल विलयन में चला जाएगा। पहले विलयन का प्रारंभिक तल A था, परासरण की क्रिया के बाद में तल B हो गया। इस B से पुनः A तक पहुंचाने के लिए कितना पिस्टन हम दबाएंगे उसको
को मापन मैनोमीटर में कर लेंगे, वही दाब जो मापन हमने किया है मैनोमीटर के द्वारा, वही परासरण दाब के इक्वल होगा, परासरण दाब के बराबर होगा। यह है बर्कले हार्टले विधि परासरण दाब ज्ञात करने की। कोई भी टीचर आपको आपका नहीं बताएगा आपके छोटे कस्बे मोहल्ले में। तो गाइस, ये स्टील का पात्र है, दोनों जगह कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, यहां अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, यहां दाब मापी लगा हुआ है। इसको आप ढंग से अध्ययन कर लें। इसके बाद में आती है बेटा परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। देखिए, परासरण दाब के एक्चुअल में 3 नियम हैं, परंतु कौन सा परंतु केवल 2 नियम की आवश्यकता है आपको। परासरण दाब के 2 नियम आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। पहला नियम है, परासरण दाब के प्रमुख 2 नियम आपको पढ़ने हैं। बॉयल वान थाफ का नियम, और दूसरा बेटा चार्ल्स वान थाफ का नियम। बॉयल वान थाफ रूल एंड चार्ल्स वान थाफ रूल। आपको पता है, जहां कहीं भी बॉयल ने केमिस्ट्री में नियम बनाया है, वहीं साथ के साथ चार्ल्स ने भी नियम बनाया है। बॉयल और चार्ल्स हमेशा साथ साथ आपको मिले होंगे। ये आपके 9 से पीछे पड़े हुए हैं। समझाने के लिए मैंने आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत अच्छी स्टोरी। संक्षेप में हुआ क्या था, एक बार बॉयल और चार्ल्स दोनों फास्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त हैं, बॉयल और चार्ल्स। चार्ल्स की शादी हो गई लॉकडाउन में। जुलाई में जब रक्षाबंधन आया तो बॉयल को भी बूरा खिलाने के लिए अपनी ससुराल ले गया चार्ल्स, और बॉयल दोनों बूरा खाने कहां गए? चार्ल्स की ससुराल। समझ गए? अब वहां क्या होता है बेटा, वहां जब वो डिनर कर रहे होते हैं, रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं, तो खीर में मोटी मोटी किशमिश पड़ी होती हैं। खीर में मोटी मोटी किशमिश पड़ी हुई हैं। अब क्या होता है, जैसा प्रकृति का इंसान होगा, जैसा व्यक्ति होगा, उसके दिमाग में वही खुरापात आती है। किसान होगा तो किसान की बात करेगा, खेती की बात करेगा। चोर होगा तो मंदिर में भी जाके घंटा चुराएगा, है कि नहीं? तो जैसी प्रकृति होती है वैसा ही काम करता है। अब क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट हैं, बॉयल और चार्ल्स दोनों वैज्ञानिक हैं, तो बॉयल बोला, उस खीर की किशमिश को देख करके उसके मन में बात आई, यार परासरण से संबंधित नियम बनाए जाएं। चार्ल्स से बोला, यार मन कर रहा है। चार्ल्स बोला, काहे का? नियम बनाने का। नियम बनाऊंगा, मानूंगा नहीं किसी का। चार्ल्स बोले, यार ससुराल है, नई नई सालियां क्या कहेंगी, ये जीजा यहां भी शांत नहीं हो रहे। कतई नहीं, नियम तो बनेगा, बना ले भाई। अब रोक भी नहीं सकता था दोस्त को। तो देखिए बॉयल ने क्या नियम बनाया उस किशमिश को देख करके। मैं पहला नियम आपको बता रहा हूं, बॉयल वान थाफ का नियम। बॉयल ने हमेशा, कहीं भी आप बॉयल का नियम पढ़ लेना, बॉयल ने हमेशा ऑलवेज स्थिर रखा है ताप को। अपने प्रत्येक नियम में, बॉयल के नियम में ताप स्थिर रहता है। बॉयल के नियम में क्या चीज स्थिर रहती है? ताप स्थिर रहता है। ओके, अब क्या होता है बेटा, बॉयल बोला स्थिर ताप पर, बॉयल के नियम में हमेशा ताप स्थिर रहता है, याद रखना। स्थिर ताप पर किसी विलयन का
पराशरण दाब, किसी विलयन का पराशरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये नियम है बॉयल-वान-था का। स्थिर ताप पर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure of the solution is directly proportional to its molar concentration. The osmotic pressure of the solution is directly proportional to its molar concentration at constant temperature. Okay? तो क्या हुआ बेटा, ये बात हो गई। लेकिन अब वो चार्ल्स बोला यार ये बता तुझे अब ये नियम बनाने की कैसे दिमाग में तेरी खुरापात सूझी, कैसे, हाउ यू कैन डू इट। बॉयल बोला यार सिंपल, तू खीर में देख नहीं रहा किसमिस कितनी मोटी मोटी फूली पड़ी हैं। खीर में जितना ज्यादा दूध होगा, मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, दूध पानी का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, विलयन में, खीर में उतनी ही ज्यादा किशमिश फूलेंगी। किशमिश का फूलना मोलर सांद्रता के समानुपाती होगा। ताप की जरूरत नहीं है, ताप तो भले ही स्थिर हो। ये बात कही बॉयल ने किशमिश को देखकर खीर में, चार्ल्स की ससुराल में। बात आगे समझ में। पाई कहा था मैंने पराशरण दाब को। पराशरण दाब समानुपाती होता है किसके, सी के, मोलर सांद्रता के। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। पाई क्या है, पराशरण दाब है। सी बराबर क्या है, मोलर सांद्रता। पाई बराबर पराशरण दाब। ओके, तो बॉयल के नियम में क्या चीज स्थिर रहती है, याद रखना, ताप। इसलिए मैंने एक शब्द बना दिया जिसे आप जीवन में ना भूलें, बाटा। बाटा, बाटा का मतलब बा मीन्स बॉयल, टा मीन्स टेम्परेचर। बॉयल के नियम में ताप स्थिर रहता है, इसलिए बाटा। बॉयल मीन्स उबला हुआ, अंग्रेजी का वर्ड है बॉयल, BOIL, बट इट इज BOYLE, बॉयल। लेकिन समझाने के लिए मैंने बॉयल माने उबला हुआ। अब जो चीज बेटा पहले से उबली हुई है तो उसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, नो आवश्यकता ऑफ द टेम्परेचर, इसलिए ताप स्थिर रहता है, बाटा। बॉयल के नियम में बाटा। और चार्ल्स के नियम में हमेशा दाब स्थिर रहता है, इसलिए कहेंगे चांदा। जब बाटा की चप्पल चांद में पड़ती है ना तो क्या बन जाता है, चांदा। बाटा, चांदा। ओके, ये उसने बनाया पाई प्रोपोर्शनल सी, बॉयल में। अब क्या होता है, चार्ल्स सोचता है यार ससुराल, मेरी खीर मेरी सासू ने बनाई, सब कुछ मेरा, नियम अगर बॉयल बना देता है तो मेरी इंसल्ट होगी। साली भी ये कहेंगी कि हमारा जीजा तो बेकार, जो साथ आया था जीजा के वो वाला तो सही था जीजा, है ना, साथ वाला जीजा तो सही था, ब्रिलियंट था। अब इसमें क्या है कि चार्ल्स की बदनामी रह जाएगी। तो उसने क्या कहा, यार मुझे भी नियम बनाना पड़ेगा। बॉयल बोला तो बोल। तुरंत चार्ल्स बोला, स्थिर दाब पर किसी विलयन का पराशरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। किसी विलयन का पराशरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है यदि दाब स्थिर रख दिया जाए। मतलब बोला मतलब ये कि किशमिश को फूलने के लिए दाब की जरूरत नहीं है। अगर गर्म करेंगे तो गर्म के समानुपाती होगा, जितना जल्दी गर्म हो जाएगा किशमिश उतनी जल्दी फूल जाएगी। नो नेसेसिटी ऑफ द प्रेशर।
ये दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं तुरंत आ जाता है वॉन थाप। वॉन थाप कौन है? इस मेरी स्टोरी में वॉन थाप है चार्ल्स का साला। आते हैं ना साले, बीच बीच में रोटियां देने आते हैं। अब आ गए साले साहब, एक तरफ को सारी दुनिया, एक तरफ को जोरू का भाई बराबर होता है। वांटा बोला सुनो, बहुत देर हो गई, खाना तो खा नहीं रहे हो, बातें कर रहे हो, हमें प्रॉब्लम हो रही, नींद आ रही है, रात्रि के 11-10 बज गए, या तो नियम बनेगा नहीं। वांठाप ने कहा, और अगर आप नियम बनाओगे तो नियमों में मेरा नाम भी जोड़ा जाएगा। सुन लो, कंडीशन नंबर 1। चार्ल्स बोला जिद्दी साला है, अकेला साला है, बॉयल मारेगा, ये नियम में नाम जोड़ लो। दोनों नियमों में वांठाप का नियम नाम जोड़ दिया गया। तो दूसरा क्या बना? चार्ल्स इसमें भी जुड़ गया, वांठाप का नियम। चार्ल्स वांठाप का नियम। जैसे ही चार्ल्स ने कहा स्थिर दाब पर, तुरंत गुस्से में आ गया वांठाप। बोला सुनो सुनो सुनो, ये नहीं चलेगा। फिर मैं वही कह रहा हूं, किसमिस हमारी, खीर हमारी, हमारी मम्मी ने बनाई, नियम तुम बना रहे हो, हम बेवकूफ हैं क्या सबरे के सबरे? सुनो, एक नियम में हमारी बात स्थिर रहेगी, वांठाप ने कहा। चार्ल्स बोला भैया कर ले भाई, तेरे घर पर बैठे हैं, कुछ भी कर सकता है तू तो। लेकिन बॉयल बाहर का आदमी, उसके नियम में नो करेक्शन, कोई भी परिवर्तन नहीं करने दूंगा, बॉयल के नियम में उसकी इंसल्ट नहीं होने दूंगा, तुझे करना है मेरे नियम में कर ले। तो क्या कहा? जो उसके नियम में था ना स्थिर दाब पर, वो शब्द हटा दिया गया। आप याद रखना, स्थिर मोलर सांद्रता पर। यह बात किसकी थी? वांठाप की। स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशरण दाब पाई उसके परम ताप के समानुपाती होता है। दिस इज चार्ल्स वांठाप रूल। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, परम ताप। परम ताप क्या होता है बेटा? सामान्य ताप में 273 जब जोड़ देते हैं तो टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाता है। उस टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर केल्विन में होता है, उस टेम्परेचर को परम ताप कहते हैं। सामान्य टेम्परेचर टी में अगर हम क्या जोड़ दें, 273 जोड़ दें तो परम ताप बन जाता है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस नियम में क्या है? एट दी कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम ताप के समानुपाती होता है। इस तरीके से ये दोनों नियम बने। बॉयल वांठाप का नियम था पाई प्रोपोर्शनल सी, और चार्ल्स वांठाप का नियम था पाई प्रोपोर्शनल टी। बॉयल और चार्ल्स ने दोनों ने मिला के। अब क्या हुआ बेटा, ये समझ लीजिए आप। अब क्या होता है इसके बाद? अब इन दोनों नियमों को मिलाकर के समीकरण 1 बॉयल वांठाप का था, प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या था? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये 1 था। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये समीकरण 2 था। इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों में कॉमन पाई है। इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, आर लगा दिया। सी और टी, पाई किसके समानुपाती है? यहां सी के और यहां टी के, तो एक साथ लिख सकते हैं दोनों को, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बराबर सी आर टी। ये बन गया पराशरण दाब का फॉर्मूला। पराशरण दाब का ये फॉर्मूला बन गया।
पाई बराबर CRT। C माने मोलर कंसंट्रेशन, R को कहते हैं सार्वत्रिक विलयन स्थिरांक। कुछ बुक्स में ये कैपिटल S भी हो सकता है, पाई बराबर CS, पाई बराबर CST भी लिखा मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस आप याद रखेंगे जो R की वैल्यू होती है प्रायः R की वैल्यू 0.0821 लगाया करते हैं। R स्थिरांक है, R का मान होता है 0.0821। ये आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पुट करनी है। अब मैं इस फॉर्मूला को और आगे डिस्क्राइब करता हूं और ऊपर ले जाता हूं। देखिए अभी मैंने कहा था कि पाई बराबर होता है CRT। वी नो दैट, हम जानते हैं ये बात, वी नो दैट, ठीक है। अब देखिए कल मैंने बताया था C कहते हैं मोलरता को, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता का मतलब मोलरता। C क्या है यहां पर? मोलर सांद्रता। तो मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। C बराबर होता है बेटा मोल प्रति लीटर, आयतन लीटर में n मोल होते हैं, और n बराबर मैंने कल क्या बताया था? W/m। मोल बराबर बताया था मैंने W/m। तो यहां n का वैल्यू रख दीजिए, n का मान हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? W/m, n का मान लगा दिया इंटू V। तो ये काय का सूत्र आ गया? ये काय का सूत्र आ गया? मोलरता का सूत्र आ गया। ये मोलरता ही तो होती है, अभी जो मैं कह रहा था। अब इस C की वैल्यू को इस में रख दीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ C इस सूत्र में। तो पाई बराबर C की जगह पे ये लगा दीजिए W/m इंटू V। अब रह क्या गया यहां? RT। तो तुम्हारा ये जो सूत्र है पाई बराबर WRT, हमने C की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है, RT यहां से जो का त्यों रख दी है। तो हमारा परासरण दाब का फाइनल सूत्र ये आ गया, पाई बराबर W गुणा R गुणा T बट्टे M गुणा V। ओके गाइस, अब मैं इस फॉर्मूला पर आपको एक दो एग्जांपल कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन है 27 डिग्री C पर 6% यूरिया के जलीय विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री C पर 6% यूरिया के विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या था? पाई बराबर W गुणा R गुणा T बट्टे M गुणा V। ये हमारा सूत्र था। W जो होती है ना, जितना परसेंट है ये है 6। R का मान बताया था मैंने 0.0821। T का मान 27 डिग्री C है ना, ये साधारण टेम्परेचर है, इसमें 273 जोड़ दो 300। परम ताप आ गया 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन, यहां लगा दिया मैंने। बट्टे M मीन्स यूरिया का अणुभार 60 होता है। यूरिया का सूत्र जानते हो ना, NH2CONH2 होता है यूरिया का सूत्र, और इसका अणुभार जब आप निकालोगे तो 60 होता है। M की जगह पे मैंने लगा दिया 60। आयतन हमारा कितना है? परसेंट का मतलब 100 होता है, तो यहां लगा दिया हमने 100, और ऊपर लगा दिया हमने उसे लीटर में बनाने के लिए 1000। इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए
आंसर आएगा 24.63। परासरण दाब की इकाई होती है, याद रखना, वायुमंडल। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, पाई बराबर 24.63, 24.63 वायुमंडल। सॉल्व कर लेना आप, इतना ही आंसर आएगा। तो गाइस ये था परासरण दाब का एक क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है क्वेश्चन। 17 डिग्री सेल्सियस पर चीनी के 34.2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसको आप मुझे करके दिखाएंगे 100%। अब होता है बेटा, परासरण दाब पर 3 बिंदु ये होते हैं। समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन और समपरासारी विलयन। परासरण दाब के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। समपरासारी होता है समान हो परासरण दाब। 2 या 2 से अधिक वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें कहते हैं समपरासारी विलयन। इनके लिए सूत्र होता है पाई 1 बराबर पाई 2। याद रखना, अगर 2 समपरासारी विलयन है तो दोनों का परासरण दाब आपस में समान होगा। अति परासारी, जिसका परासरण दाब अधिक हो। जिसका बेटा परासरण दाब अधिक होता है तो एक का किसी का भी ग्रेटर देन होगा। तो इन दोनों में किसका ग्रेटर देन होगा? यहां जिसका परासरण दाब पाई 1 है वो अति परासारी है, मतलब ज्यादा वाला अति परासारी होता है। और अधो परासारी या अल्प परासारी, अल्प परासारी भी हो सकता है, अधो परासारी भी हो सकता है, जिसका परासरण दाब कम हो। तो पाई 1 पाई 2, तो इसमें दोनों में पाई 2 क्या है? अधोपरासारी है। कम वाला अधोपरासारी होता है और जिसका परासरण दाब समान होता है वो समपरासारी होता है। तो परिभाषा अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे समपरासारी की? 2 या 2 से अधिक वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं वे समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अति परासारी की आ जाए तो 2 या 2 से अधिक वे विलयन जिनके परासरण दाब अधिक होते हैं वे अति परासारी विलयन कहलाते हैं। और अधोपरासारी आ जाए, जिनके परासरण दाब कम होते हैं वे अधोपरासारी विलयन कहलाते हैं। ओके, तो गाइस एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। निम्न में समपरासारी, अति परासारी एवं अधोपरासारी विलयन छांटिए। ए,
का दे रखा है 30 वायुमंडल, वायुमंडल के आगे जगह पर एटीएम भी लिखा हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी का दे रखा है भी 30 वायुमंडल, सी का दे रखा है 10 वायुमंडल और डी का दे रखा है 40 वायुमंडल। तो गाइस ये हमारे ए बी सी डी 4 विलियन हैं, इनमें से आपको समपरासारी छांटने हैं। तो ए और बी कैसे हो गए बेटा? समपरासारी हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि ए और बी दोनों का 30-30 है, समपरासारी हो गए। ये जिसका मैक्सिमम है ये अति परासारी हो गया, और ये अधोपरासारी हो गया, ये अधोपरासारी हो गया। तो गाइस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं समपरासारी, अतिपरासारी एवं अधोपरासारी। आप समझ लें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लेना। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इस परासन दाब से रिलेटेड। तो देखिए गाइस मेरा एग्जांपल है, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया है जिसे मैं आपको करा रहा हूं। पिछली साल तो ये क्वेश्चन आते आते रुक गया, दुर्भाग्यवश। क्यों रुक गया? जिस गाड़ी में प्रश्न आ रहे थे उसमें पंक्चर हो गया, तो ये उतार लिया गया, बेचारा वजन ज्यादा था ना, इस वजह से। बट अब कि आप इसे तैयार कर लें। ये क्वेश्चन है 4% यूरिया, कौन सी यूरिया? यूरिया विलियन, यूरिया विलियन एक अन्य कार्बनिक यौगिक, एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलियन के 12% विलियन का समपरासारी है, का समपरासारी है। यौगिक ए का अणुभार ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो जब समपरासारी होता है तो मैंने आपसे क्या कही थी कि पाई 1 बराबर होता है पाई 2। पाई 1 हमने यूरिया मान लिया, पाई 1 किसका है? यूरिया विलियन का। और ये किसका है? ए का। अब मैं हल करके बता रहा हूं। पाई का सूत्र क्या था? W गुणा R गुणा T बट्टे M गुणा V। ऐसे ही यहां लिख देंगे W गुणा R गुणा T बट्टे M गुणा V। समझ रहे हैं ना बात को? दोनों को बराबर में क्यों रख दिया है? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब इनके मान लगा दूंगा। सूत्र आ गए दोनों समझ में, परासन दाब के सूत्र हैं ये। अब मैं मान लगा रहा हूं। तो देखिए गाइस, अब मैं यहां ऊपर इसे करता हूं। यूरिया का W कितना था? 4%। R गुणा T, ध्यान रखना, M यूरिया का अणुभार 60 बताया था, V बराबर ये कितने परसेंट था? 12%। R गुणा T बट्टे M गुणा V। सबकी समझ में आ गया होगा। हमें यूरिया दे रखा था तो हमने अणुभार निकाल दिया, 60 होता है। R और T के मान क्यों नहीं रखाए? इसलिए नहीं रखाए कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो बराबर होते हैं आपस में, बराबर वाले का कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब बचा क्या हमारा? 4/60 बराबर 12/m, यही तो बचे। इसलिए
m बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 गुणा 12 है, ये क्या हो जाएगा बटे 4, 4 तिया 12 है, 3 छिक्के 18, तो अनुभार आ गया 180 आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा, 180 आंसर आ गया। तो हम परासारी से इस प्रकार से निकल आते हैं, आप समझ लीजिए आराम से। पहले दोनों बराबर में सूत्र लगा दिए, दोनों के मान लगा दिए, हल कर दिया। अब मैं इसी सूत्र पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे। क्वेश्चन है 10% सुक्रोज, 10% सुक्रोज विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक, एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 20% का समपरासारी है। A का अनुभार ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आपको हल करके मुझे दिखाना है। आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन हल कर लेना है, वेरी कंपलसरी है। तो गाइस, ये था हमारा रिलेटेड टू परासरण दाब क्वेश्चन। इसके बाद में आता है बेटा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अब मैंने अनुषंग गुणधर्म 4 बताए थे आपको। पहला था वाष्प दाब में अवनमन, मैंने इससे पहले वीडियो में कराया। परासरण दाब इस वीडियो में कराया। अब मेरा अगला जो वीडियो होगा उसमें दोनों क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों एक साथ होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार हमारे चारों अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएंगे। तो डियर गाइस, परासरण दाब बाय बॉयल और चार्ल्स की स्टोरी, जो ससुराल वाली स्टोरी थी, उसके माध्यम से आपको इस वीडियो में मैंने जो सुनाई, कैसा लगा मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। और देखिए, आप लोग मेहनत करें। मैं देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, प्रतिदिन आपको एक वीडियो देता हूं। तो गाइस, निश्चित रूप से यश सर कौटिल्य एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियो की तुरंत जानकारी मिल सके। गुड बाय, कल तक के लिए बाय बाय।